प्रॉब्लम आएगी तो यानी आपका सेकेंड हाउस खराब है तो आपकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो पूरी फैमिली के लिए होगी। और अगर अच्छा है तो समझ लीजिए आपकी वजह से पूरी फैमिली को ही एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आइए दोस्तों, कुंडली कैसे देखें कि इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हाउसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बड़े ही इजी शब्दों में और बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हाउसेस होते क्या हैं, इन हाउसेस के फंक्शंस क्या होते हैं, किस वजह से ये हाउसेस जो होते हैं ये आपकी लाइफ में क्या क्या अफेक्ट डालते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी कुंडली कैसे देखें, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस के बारे में डिटेल में। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर मेजरली बेस होती है, एक हाउसेस, एक प्लैनेट्स, एक राशि। एडवांस के लिए आपको नक्षत्र या उसके सब लॉर्ड पे जाना पड़ता है, मगर बेसिक्स के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउसेस, ये भाव होते क्या हैं। क्योंकि अगर भाव के बारे में नहीं पता होगा तो हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेस है ये भाव, हाउसेस, क्योंकि ये हाउसेस ही मैटर करते हैं। होता क्या है कि प्लैनेट्स पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऊपर फैले हुए हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड के अंदर धरती भी एक प्लैनेट ही है। अब ये सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और सारे प्लैनेट्स फैले हुए हैं, मगर ये इंसान के ऊपर इफेक्ट कैसे डालते हैं। ये कैलकुलेशन का एक वे होता है कि ये एक हॉरोस्कोप होती है। ये हॉरोस्कोप के अंदर हर प्लैनेट एक बेल्ट के अंदर होते हैं। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, अगर डीप में चला गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो क्लास है वो थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाउसेस के भाव होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम भाव की बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले भाव के बारे में। जैसे कि ये पहला भाव आप देख रहे हैं, ये जो पहला भाव होता है, ये पहला भाव हमारी पूरी बॉडी का होता है। माई सेल्फ मतलब पूरी बॉडी। अगर हमने देखना है या अगर हमने कुछ बताना है किसी को कि ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्पैक्ट जो आएगा वो पूरी बॉडी पे होगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, मगर जो होगा वो पूरी बॉडी पे होगा, पूरा माई सेल्फ। जैसे अगर हम जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक हाउस बनाया गया, एक भाव बनाया गया है। जैसे वाइफ का अलग हाउस होगा, छोटे भाई बहनों का अलग, बड़े भाई बहन का अलग, उससे छोटे भाई बहन का अलग। इस तरीके से ये हाउसेस चलते जाते हैं। सास ससुर का अलग, ससुराल का अलग। तो सब रिश्तों के लिए एक हाउस बनाया गया है। तो अगर हम रिश्ते में पूछें तो ये किस चीज़ का हाउस होता है, क्योंकि पहला हाउस तो हमारी अपनी बॉडी हुई, हम हुए, तो ये हमारा होल बॉडी का आया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो पूरी बॉडी पे होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो पूरी बॉडी पे होगा। अगर हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम कहेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस की दशा चल रही है और जो दशा है उसके अंदर कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं कि कुछ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फर्स्ट हाउस की दशा ठीक नहीं है। का मतलब ये होगा कि आपकी फुल बॉडी की दशा ठीक नहीं है, कि फुल बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा। तो फुल बॉडी पे असर आता कहाँ से है? आपने हमेशा देखा होगा, कभी आदमी के ऊपर अगर बॉडी पे उसके असर आना है तो सीधा उसका जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है। तो इस हाउस का जो मेन कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्कल ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका ब्रेन वर्किंग है तो आपकी हर चीज़ वर्किंग है। अगर आपका ब्रेन वर्किंग नहीं है तो आपका जो सारा सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा किसी भी तरीके से। ब्लड फ्लक्चुएशन आएगी, आपका नर्व सिस्टम होगा या कुछ भी हो। जो मेन नर्व सिस्टम भी अवेलेबल है वो भी माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर है। तो मेन चीज़ तो यही है कि ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी मैनेज करता है। तो इस हिसाब से हमारे जो हम कहना चाहेंगे कि मेन हो गया ब्रेन। तो इसके अंदर बॉडी पार्ट क्या कवर होता है? एक ब्रेन और एक पूरा माइसेल्फ, होल बॉडी। ये होल बॉडी के फर्स्ट हाउस अगर खराब है तो होल बॉडी खराब है। फर्स्ट हाउस अगर अच्छा है आपका, अच्छे प्लैनेट्स के, अच्छा बुरा क्या होता है कि अच्छे प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छे हाउसेस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो अच्छा है। तो अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, अगर नहीं है तो पूरी बॉडी पे उसका असर आएगा, एक पार्ट पे नहीं आएगा। तो पूरी बॉडी का इससे देखा जाता है। ये जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें आगे जाके प्रेडिक्शन से काम आता है। अभी आप ये बेस समझ लीजिए तो आप जरूर समझ पाएंगे कि इसको कैसे जोड़ना है। एक तो माई सेल्फ हो गया, एक मी, माई सेल्फ, फर्स्ट हाउस हमारा, और एक ब्रेन। एक चीज़ और, ये जो हाउस होता है ये बेसिकली स्ट्रांग होता है पॉलिटिशियंस, नेताओं का। आपने हमेशा देखा होगा, क्योंकि हर चीज़ उनके नाम से शुरू होती है। कि अगर आपने कभी रोड्स भी देखी होंगी तो रोड्स में उनके नाम होंगे, चाहे वो मर जाए उनके मरने के बाद भी नाम होते हैं।
ये स्ट्रॉन्ग, अगर ये हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए इंसान का, तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर मैं भी बहुत आ जाती है। वो हर चीज़ में अपने आगे आगे मैं लगाएगा, वो अपना नाम को ही ज़्यादा फोकस करेगा। आप देखना कभी भी फिल्म स्टार्स को ही देख लो, अगर किसी एक पर्टिकुलर एक फिल्म स्टार को लेके मूवी बनाई जाती है, तो मूवी के ऊपर अगर उसी के ऊपर फोकस किया जाता है तो वो मूवी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। मगर अगर, क्योंकि मूवी के अंदर सबकी मेहनत लगी हुई है, क्रू मेंबर्स हैं और भी लोग होते हैं, मगर अगर फोकस किया जाता है तो सिर्फ उसी पे किया जाता है, तो वो उसका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें समझनी चाहिए कि किसका कौन सा हाउस स्ट्रांग है। इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा, थोड़े टाइम बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड हाउस के बारे में कि सेकेंड हाउस किस चीज़ का होता है। सेकेंड हाउस का मतलब हो गया, जैसे 1 हुआ हमारा, सेकेंड हाउस हो गया 1+1 यानी फैमिली का। हमारी पूरी फैमिली जो होती है वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है कि हमारी पूरी फैमिली। सेकेंड हाउस बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारी शादी होनी होती है। क्यों? क्योंकि शादी के अंदर जब भी शादी होगी सेकेंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली इंक्रीज हो रही है, आप 1 से 2 हो रहे हैं, तो इस हिसाब से सेकेंड हाउस पूरी फैमिली के लिए होता है। जैसे इम्पैक्ट भी आएगा इसका पूरी फैमिली के ऊपर आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यानी आपका सेकेंड हाउस खराब है, तो आपकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो पूरी फैमिली के लिए होगी। और अगर अच्छा है तो समझ लीजिए आपकी वजह से पूरी फैमिली को ही एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी इससे देखी जाती है, जो हमारा पूरा जितना भी धन संचय होता है वो इससे देखा जाता है हमारा, कि पूरा हमारा धन हमने कितना संचय किया हुआ है। और एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गई, एक्यूमुलेटेड नॉलेज हो गई पूरी। एक्यूमुलेटेड नॉलेज, जितनी भी नॉलेज हम इकट्ठी करते हैं उस सारी को इकट्ठा करके जो हमारे पास हमारे माइंड में होती है, वो पूरी नॉलेज को हम सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं कि हमने कितना एक्सपीरियंस और कितनी नॉलेज हमने गेन की हुई है। तो ये सारी जितनी भी इकट्ठी होती है, संचित धन और संचित ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर देखी जाती है। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जैसे हमने फर्स्ट हाउस बोला था स्कल, सेकेंड हाउस समझ लीजिए फोरहेड से लेके यहाँ तक हो गया। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारी नोज, हमारी आईज, हमारी फूड पाइप, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये नोट आप कर लेना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड हाउस में इम्पैक्ट आएगा तो ये समझ लीजिए इन सारी चीज़ों में से भी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। किस पे आ सकता है वो थोड़ी सी माइनर कैलकुलेशन है, आपको जल्दी पता चल जाएगी, मगर बेसिकली आपको इन चीज़ों पे अफेक्ट आपके आएगा अगर सेकेंड हाउस अफेक्टेड होगा। तो ये चीज़ें एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एक्यूमुलेटेड आपकी नॉलेज, कि अगर खराब टाइम है तो वो सारी वेल्थ चली जाएगी जितनी आपने जोड़ी हुई है, और अगर अच्छा टाइम है तो वो सारी वेल्थ आपके पास रुकेगी। चलिए अब बात करते हैं हम अपने थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस बेसिकली हमारा देखा जाता है छोटे भाई या बहन का। हमारे से जस्ट छोटे भाई या बहन के बारे में अगर हमने देखना है, या उससे रिलेशन के बारे में देखना है, या उसके बारे में हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम थर्ड हाउस को चेक करते हैं कि थर्ड हाउस से ही हमें पता चलता है। एक ये चीज़, एक हमारा शॉर्ट ट्रैवल भी इससे देखा जाता है कि हमारा आसपास का ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल होता है कि जो हम विद इन सिटी करते हैं, कि अगर हमारा थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तो हम ज़्यादातर हमारा ट्रैवल रहेगा कि रोज़ हम काम पे जा रहे हैं, और काम पे ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारा थोड़ा सा घर से दूर है। अगर ये हाउस नहीं होता तो हमारा ज़्यादातर कई बार घर के अंदर ही काम होता है, कि जिसके अंदर हमारा ट्रैवल बिल्कुल नहीं होता। एक ये चीज़ हो गई। एक इसके अंदर अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट समझ लीजिए यहाँ से नीचे आ गए, तो इसके अंदर विंड पाइप आ जाएगी हमारी, विंड पाइप के साथ शोल्डर्स आ जाएंगे हमारे, शोल्डर्स आ जाएंगे, आर्म्स आ जाएंगे हमारी नेक आ जाएगी। ईयर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हम ईयर्स को भी देखें तो ईयर्स भी इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ईयर्स की मूवमेंट होती है जो मास से रिलेटेड होती है, तो इस वजह से इसको भी इसके अंदर लिया गया। तो थर्ड हाउस का क्या इम्पैक्ट रहेगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो थर्ड हाउस की चीज़ों पे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्पैक्ट रहेगा। तो थर्ड हाउस की चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। जो यहाँ से नीचे हैं वो सारी थर्ड हाउस के नीचे हुई चीज़ें हुई। ये शोल्डर्स हो गए, आर्म्स हो गए, हमारे एक कॉलर बोन भी इसके अंदर आएगी, कॉलर बोन भी इसके अंदर आती है। तो ये थर्ड हाउस के अंदर होगा। छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रैवल, ये सब थर्ड हाउस के अंदर आएंगे। एक चीज़ और, नेबर भी इसके अंदर ही आते हैं। अगर हमने नेबर के बारे में कुछ देखना है, या हमारा जस्ट जो नेक्स्ट नेबर होता है उसके बारे में भी हमने कुछ चेक करना है, तो वो भी हम थर्ड हाउस से ही चेक करते हैं। ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, ये एक थोड़ा लेटर पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वो मैं इस टाइम नहीं बता पाऊँगा, मगर
आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये चीज़ें चेक करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें नेबर के लिए क्या हम एस्ट्रोलॉजी से हम देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है फोर्थ हाउस। आइए अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस को सुख स्थान भी बोला गया और दुख स्थान भी बोला गया है। जितने मटेरियलिस्टिक सुख होते हैं वो फोर्थ स्थान से देखे जाते हैं, फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस का मतलब हो गया, इस स्थान को हमने मदर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमने अपने मदर के बारे में चेक करना है या अगर हमने मदर से कोई रिलेशन चेक करना है तो हमें फोर्थ हाउस से चेक करते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है वो मदर का होता है, इसलिए इसको सुख स्थान बोला जाता है। दुख स्थान क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही रीजन होता है, यही हाउस से हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी और व्हीकल, कि प्रॉपर्टी हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिले प्रॉपर्टी या व्हीकल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो खराब तो नहीं होगा, सेल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें फोर्थ हाउस से देखनी पड़ती हैं। इसमें कई तरीके के डिस्प्यूट देखने पड़ते हैं कि कई बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा हुआ है कि लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है मगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो डिस्प्यूट आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा, मतलब अगर उसके साथ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। अगर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो फिर उतना ही बेनिफिट होगा, उतनी ही चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें कि फोर्थ हाउस से क्या क्या बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, तो वो हैं फोर्थ हाउस के बॉडी पार्ट्स होते हैं चेस्ट, जैसे यहाँ तक मैंने बताया था थर्ड हाउस था, उसके बाद यहाँ के आ गई चेस्ट आ गई, रिब्स आ गए, चेस्ट यहीं पे हार्ट होता है तो हार्ट भी इसी के अंदर ही आता है, लंग्स भी इसी के अंदर ही आते हैं, तो ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। हार्ट, लंग्स, चेस्ट और रिब्स, तो ये बॉडी पार्ट्स भी इसके अंदर इसी भाव से, इसी हाउस से देखे जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इस स्थान को, इस हाउस को पाताल हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एजुकेशन का सबसे बेस्ट हाउस है। किसी भी चीज़ के बारे में डीप में नॉलेज लेनी हो, अगर उसका ये हाउस एक्टिवेट है तो वो हर चीज़ की डीप की नॉलेज लेगा, और एक्टिवेटेड है अगर पॉजिटिव एक्टिवेट है तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा कैलकुलेटिव उसका माइंड होगा, वो चीज़ों की डीप तक जाएगा, और एजुकेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव है ये हाउस। एजुकेशन अगर हमने देखनी है तो हमको इसी हाउस के अंदर से देखनी पड़ती है। फिफ्थ हाउस, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के, पांचवा भाव एक बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। ये प्यार का भाव होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लव। ये जो हाउस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर लव होता है। अगर आपका ये हाउस अच्छा है, ये हमेशा कहा जाता है ना कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें, दूसरों से प्यार करें, आप हमेशा ठीक रहेंगे। क्यों? ये थेरेपी कही गई है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स अच्छे रहते हैं। तो एक तो हो गया कि इसके साथ खुशी जुड़ी हुई है, धर्म, प्यार, स्पिरिचुअलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्थ हाउस या चेस्ट तक होता है, तो फोर्थ के बाद क्या आया, फिफ्थ हाउस यानी पेट का हुआ। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो फिफ्थ हाउस से होती है। तभी कहा जाता है कि आप खुश रहेंगे, आप ठीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये इसी वजह से होता है कि आपका फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पेट की अच्छी होंगी। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर्स, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं कि ये सब चीज़ों का ख्याल रहेगा अगर ये फिफ्थ हाउस बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ हाउस अगर अपसेट है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। अब रिलेशनशिप इससे देखा जाता है, इम्यून सिस्टम इससे देखा जाता है कि अगर ये हाउस एक बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छी हेल्थ के लिए, कि अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो इस हाउस का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। इस हाउस के अंदर अच्छे प्लैनेट्स होना बहुत ज़रूरी है। इस हाउस का हमेशा से कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन बना होता है अच्छी हेल्थ के साथ या अच्छे, क्योंकि देखिए आप किसी से प्यार करते हैं या जब भी आप प्यार में होते हैं तो आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपकी सोच भी अच्छी होती है, आपकी हर चीज़ अच्छी होती है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पेट को भी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। धर्म इससे जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत मतलब ये हाउस का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे को एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि ये हाउस के साथ जुड़ी हुई बहुत चीज़ें हैं जो हमारी पूरी बॉडी का एक सिस्टम ऑपरेट करती हैं। ब्रेन से जैसे ऑपरेट होता है वैसे पेट बहुत ज़रूरी है कि पेट अगर ठीक है तो सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर आपकी बुद्धि खराब है, आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे, आप अल्कोहलिक हो जाएंगे या आप
कुछ भी ऐसी चीज़ें सेवन करेंगे जिससे आपके ऑटोमेटिकली जो फ़र्क पड़ेगा वो पेट या लीवर पे पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने हमारे 6th हाउस के ऊपर। 6th हाउस, अब बात करते हैं हम 6th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी की, यानी छठे भाव के बारे में। छठा भाव आपने अक्सर सुना भी होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। रोग, ऋण और शत्रु यानी डिजीजेस, एनिमी और जो डेट्स होते हैं, मतलब कर्ज, जितना भी बैंक से लोन होते हैं या बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी लोन से रिलेटेड आपकी इश्यूज होते हैं, वो इस हाउस से देखे जाते हैं। कोई डिजीज होती है, जैसे इसका जो हाउस होता है, इसका जो बॉडी पार्ट होता है, वो जो बॉडी पार्ट इससे देखा जाता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी डिजीज होती हैं, जैसे हमारे के ऊपर बब्स बहुत आते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, और अगर खाना जैसे डाइजेस्ट नहीं होता ऊपर से, तो उसको भी हमें 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, एनिमीज आपको पता ही है, उस एनिमी के बारे में बात कर रहे हैं जो एनिमी हमें पता है, कि जैसे हमारी किसी से भी लड़ाई हुई है, जो हमें पता है कि ये हमारा दुश्मन है और वो ओपन है कि ये दुश्मन है हमारा, और ये क्यों है हमें नहीं पता, मगर ये दुश्मनी इससे काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। तो वो जो दुश्मन होगा, छुपा हुआ नहीं, और ये भी नहीं कि कोई करंटली अभी सामने अभी लड़ाई हुई है तो वो दुश्मन बन गया। किसी से आपकी अभी लड़ाई हुई तो वो दुश्मन नहीं बना, दुश्मन तो वो हो गया जो आपका पीछे से चलता आ रहा है, तो वो एनिमी इसी से देखा जाता है। सर्वेंट्स इससे देखे जाते हैं। सर्वेंट्स होते हैं जो कि सर्वेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या सर्वेंट, अगर ये हाउस में प्रॉब्लम होगी तो सर्वेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, अगर ये हाउस अच्छा होगा तो सर्वेंट से रिलेटेड इश्यूज कम आएंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ के। और ये कह सकते हैं हम सर्वेंट से रिलेटेड हो गया। और एक पेट्स भी इसी हाउस से देखे जाते हैं, कि जो पेट्स होते हैं, जो हम पेट्स रखते हैं घर पे, कुत्ते बिल्ली वगैरह कोई भी पेट, तो वो भी इसी हाउस से ही देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट्स हैं उसमें अवेलेबल, या कौन से प्लैनेट्स से रिलेटेड हम पेट्स अपने घर पे रखेंगे, इस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस के क्या फैक्टर्स होते हैं। 7th हाउस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पार्टनर का। पार्टनर लाइफ पार्टनर भी होता है और बिजनेस पार्टनर भी होता है। तो यानी शादी और पार्टनरशिप हम 7th हाउस से देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या हमारे को सूट करेगी या नहीं करेगी, पार्टनरशिप हमारे लिए ठीक है नहीं है, अगर है तो कब तक है, और चल रही है तो कब तक चलेगी, या होगी या नहीं होगी। बहुत बिजनेस आते हैं जिसमें पार्टनरशिप के सवाल आते हैं कि पार्टनरशिप हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि पार्टनर धोखा तो नहीं देगा। ज़्यादातर यही सवाल होता है कि पार्टनर हमारा फ्रॉड तो नहीं निकलेगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हों, शादी से रिलेटेड कि शादी हो रही है, शादी हो नहीं रही, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये एक समाज का हाउस होता है कि समाज, जैसे शादी के लिए हमारे को ये बहुत ज़रूरी होता है कि समाज की एक वो मिल सके, हमें मंजूरी मिल सके। तो इस समाज की जो मंजूरी होती है वो 7th हाउस से ही मिलती है, क्योंकि समाज हो गया। पार्टनर को इसी से देखेंगे, बिजनेस को इससे देखेंगे कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कैसे करेगा, हम बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे। 6th हाउस वैसे जॉब के लिए कहा जाता था, तो 7th हाउस होता है वो बिजनेस के लिए कहा जाता है कि मेन जो बिजनेस के लिए अगर हमने कुछ देखना है तो वो 7th हाउस से देखा जाएगा। बॉडी पार्ट्स की बात करें, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन के बाद ये जो बॉडी पार्ट आता है ये आता है हमारा इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स का आता है, कि अगर यूट्रस या इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स मेल के और फीमेल के अगर हमें चेक करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस हाउस से हमें चेक करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के मेन हाउस की, जो कि है 8th हाउस। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या करता है, इसका जो मेन हाउस ये जो होता है ये 8th हाउस होता है। 8th हाउस से जुड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। 8 नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8 नंबर शनि का होता है, एस करके डबल आता है, क्योंकि ये एस आधा और ये एस आधा अगर हम पूरा मिलाएं तो ये 8 बनता है। इसको 8 को शनि का नंबर भी कहा जाता है। तो इसकी कुछ चीज़ें कुछ इसी तरीके से जुड़ी होती हैं, जैसे सबसे पहले डेथ इसी से जुड़ी होती है। डेथ, आपके डेट्स हो गए, किसी परिवार से कर्ज लेना या परिवार में किसी को कर्ज देना, किसी नॉट परिवार में, आई एम सॉरी, जान पहचान में किसी से कर्ज लेना देना, या आपका दबा हुआ पैसा, कि पैसा डूब जाना, ये सब इससे देखा जाता है कि पैसा डूब गया। अगर डूब गया नहीं तो फिर डूबा हुआ पैसा मिलना, जैसे इंश्योरेंस का पैसा होता है, ये डूबा हुआ नहीं होता मगर इकट्ठा होकर जैसे एक गड्ढे में पड़ा हुआ है, कि जब कुछ होगा तो मिलेगा, कुछ नेगेटिव होगा तभी इंश्योरेंस का पैसा आएगा ना। अगर प्रोविडेंट फंड वगैरह का जैसा पैसा होता है, आप थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके इकट्ठा करते हैं, तो वो आता कब है, जब आपकी जॉब छूटती है, जॉब खत्म होती है, उसके बाद आता है। डाउरी भी इसी से देखी जाती है, दहेज का पैसा। दहेज में भी आप सबको पता है कि कैसा पैसा आता है, दहेज का पैसा हो गया।
और लेगेसी का पैसा, जैसे अगर लेगेसी के अंदर कोई मकान आपका मिला है या बिका है या कोई आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी हुई है, मगर वो पेरेंटल प्रॉपर्टीज भी कब मिलती हैं, जब ज़्यादातर या तो पेरेंट्स की मर्जी नहीं होती तब वो इस चीज़ को अलग करते हैं, जब आपको अलग करते हैं फिर उसके बाद लेगेसी देते हैं, या फिर वो किसी की डेथ होती है तो उसके बाद जब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है या फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ ना कुछ जाता है इसके साथ। ये खाली हाथ नहीं आता, ये मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ नेगेटिव जुड़े हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसके साथ जुड़ी होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन मेन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल का इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लार्ज इंटेस्टाइन इसके साथ जुड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी बहुत सिवियर डिजीज़ होती हैं। अगर हम कहें कि डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, पाइल्स या ऐसी कोई जिसे हम कहते हैं कि जितनी भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, फिशर वगैरह, ये सब इससे ही देखी जाती है, 8th हाउस से देखी जाती है। और ये जो होता है ये हमारा इन लॉज का हाउस भी, इन लॉज के रिलेशन आपका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसा हो गए आपके इन लॉज से पैसा, मतलब आपको डाउरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको डाउरी कई बार ऐसा भी होता है कि डाउरी देनी पड़ती है, आजकल का सिस्टम चेंज हुआ हुआ है, तो वो भी इसी हाउस से ही देखना पड़ता है। 9th हाउस, नौवां भाव। अब हम बात करते हैं 9वें भाव के बारे में कि 9वां भाव एस्ट्रोलॉजी का किस चीज़ का होता है। ये जो 9वां भाव होता है इसको काफ़ी शुभ और पवित्र माना गया है, काफ़ी अच्छा भाव कहा गया है। अच्छी चीज़ें सारी हमें 9वें भाव से हम देखते हैं। कैसे? जैसे कि हायर एजुकेशन हमने इससे देखनी है। गुरु का हाउस, टीचर का हाउस इसी को कहा जाता है, क्योंकि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि अगर गुरु नहीं हो तो हमारा जीवन एक जीवन ना हो, उसी की टीचिंग्स होती है। तो इस हिसाब से जो हायर एजुकेशन भी हुआ वो भी इसी हाउस से देखा जाएगा, गुरु का स्थान यही हुआ। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो हिप बोन इसी हाउस से देखी जाती है, हिप बोन जो हमारी होती है इसी हाउस से देखी जाती है। और इसके बाद हायर एजुकेशन में फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन एजुकेशन कि फॉरेन हम जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री अगर हम जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं, क्या एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, क्या हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रैवल फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन लैंग्वेजेस या फॉरेन एजुकेशन, वो जितना भी अगर कोई सवाल पूछता है हमारा कि हमारी फॉरेन एजुकेशन लिखी है या फॉरेन ट्रैवल लिखा है, तो इस हाउस का भी एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल होता है। किसी भी हाउस का एक सिंगल रोल नहीं होता कि उसके बेस पे सारी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मिलके बनाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ सेट बैठेगी, तो ये प्रिडिक्शन आदमी की पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे 10वें हाउस से। 9वें हाउस के अंदर एक चीज़ और कि 9वें हाउस को जो होता है हम फादर के लिए भी देखा जाता है। फादर के हाउस को हमें 2 जगहों से देखना होता है, एक 9वें भाव से और एक 10वें भाव से। 9वें भाव से जब चाइल्ड जो है वो छोटा हो, इंडिपेंडेंट हो, और 10वां भाव जब चाइल्ड डिपेंडेंट हो। 10वें भाव के बारे में बात करते हैं। 10वां भाव जो होता है ये नेम एंड फेम का होता है। हमेशा कहा गया है व्यापार का, नेम एंड फेम। वैसे 7th हाउस होता है बिजनेस का, मगर हमेशा आपने कभी वीडियोस में और भी देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहा था 10वां भाव आपका होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य में आगे जाएंगे। डिटर्मिनेशन का हाउस होता है ये, कि आप कितना फोकस है अपने काम के लिए। अगर 10वां हाउस आपका स्ट्रांग है तो आप एक चीज़ पे फोकस होते हैं, फोकस है, आपकी डिटर्मिनेशन है उसके प्रति कि हाँ ये काम आदमी ये करेगा और ये इसके प्रति लगेगा, कुछ करेगा। तो नेम फेम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि नेम फेम होगा, नेम फेम इससे होगा। अब यही पॉजिटिव है तो नेम फेम ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नेम फेम नीचे जाएगा। नी इससे देखी जाती है, थाइसिस इससे देखी जाती है कि नी और थाइसिस में क्या रहेगा सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर, इस भाव से देखा जाता है। इस भाव के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ लेंगे ना तो फिर हमारे लिए चीज़ें पकड़नी बहुत आसान हो जाएंगी। मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा आप सीधा उस हाउस से पकड़ पाएंगे। स्टेटस वगैरह सब इसी हाउस से देखा जाता है, स्टेटस वगैरह सब इसी हाउस से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे 11वें भाव के बारे में। 11वां भाव जो होता है ये इच्छा प्राप्ति का हाउस बोला गया है। 11वां हाउस अगर है तो आपके पास लाइफ में तकरीबन सब चीज़ें हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत लोग करते हैं, इच्छा प्राप्ति हर किसी को नहीं होती। तो इच्छा प्राप्ति का जो हाउस होता है वो 11th हाउस जरूर शामिल होता है। अगर 11th हाउस शामिल नहीं है तो इच्छा प्राप्ति पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कर्म करें मगर फल की इच्छा ना करें, मगर यही फल है। अगर आपका ये वाला हाउस 11वां भाव स्ट्रॉन्ग है
तो फल आपको मिलेगा। अगर 11वां स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चाहे मेहनत करें, फल मिलना मुश्किल, आसान नहीं होगा। तो रियलाइजेशन ऑफ डिजायर इसके अंदर आती है, प्रॉफिट गेन्स सब इसके अंदर आते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन 11th हाउस से हम देखते हैं। वो होता है हमारे फ्रेंड्स देखे जाते हैं, कलीग्स देखे जाते हैं, हमारे एल्डर ब्रदर और सिस्टर देखे जाते हैं कि हमारा एल्डर ब्रदर और सिस्टर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कलीग्स के साथ कैसा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट्स गेन्स, लाइफ का क्या क्या होता है, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस होना स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में है 11th हाउस स्ट्रॉन्ग, अच्छे प्लैनेट्स उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो ज़रूर उसकी लाइफ के अंदर एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 12वां भाव, 12th हाउस या अंतिम भाव जिसे हम कहते हैं कि ये आखिरी घर होता है एस्ट्रोलॉजी का। आखिरी घर का मतलब हो गया कि हमारे सबको पता है कि हमारी जो आखिरी मंजिल है वो है मोक्ष। तो मोक्ष जो होता है वो इसी हाउस से देखा जाता है कि मोक्ष हो, कि मोक्ष की तरफ आदमी जाएगा नहीं जाएगा, कैसे होगा, मोक्ष को देखा जाता है। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो सबसे एंड का बॉडी पार्ट हमारे बॉडी में होता है, वो होता है फीट। तो फीट देखा जाएगा। सेम उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी चलती आ रही है। अगर अब फीट की बात करें और इसके बाद इसके अंदर क्या देखी जाती है, ये एक बैड हाउस कहा जाता है, गलत कह रहा हूँ, एक दुख भरा भाव इसे कहा जाता है, दुखद भाव कहा जाता है, बैड हाउस कहा जाता है। क्यों? हॉस्पिटलाइजेशन इससे देखी जाती है, क्योंकि आदमी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डेथ पे जाएगा या वापस आएगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन इससे देखी जाती है। हमने फॉरेन ट्रैवल देखा था 9th हाउस से, मगर फॉरेन ट्रैवल के बाद फॉरेन सेटलमेंट होगी। अगर 12th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, तो वापस नहीं आएगा। उसके बाद फॉरेन लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग जर्नीज, ये सब 12th हाउस से देखी जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, ये ऐसी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये सब 12th, क्योंकि 12th के बाद कुछ नहीं बचा, क्योंकि लास्ट हाउस हो गया। तो यानी ऐसी जगह जहाँ से जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, वो 12th हाउस के अंदर आएगा। लॉस, एक्सपेंडिचर, लॉस कवर नहीं होता, एक्सपेंडिचर कवर नहीं होता, आपका डूबा हुआ पैसा कवर होता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डूबा हुआ पैसा आना 8th हाउस से आएगा कि डूबा हुआ पैसा आएगा या नहीं आएगा, मगर लॉस हो गया तो इसको, लॉस को हम वही कंसिडर करते हैं जो हो चुका है। लॉस रिकवर नहीं होता, डूबा हुआ पैसा रिकवर होता है। तो इस हिसाब से लॉस हो गया। एक्सपेंडिचर एक बार हो गया। एक्सपेंडिचर लॉस में क्या फ़र्क होता है, कोई भी चीज़ होती है कि अगर हम लाए हैं, महंगी लाए हैं, सस्ती लाए हैं, अगर वो यूज़ हो गई है तो वो एक्सपेंडिचर है। अगर वो लाते ही चीज़ गुम हो गई है या लाते ही ख़राब निकल आई तो वो लॉस हो गया। तो एक्सपेंडिचर और लॉस में ये फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें 12th हाउस के अंदर हमें देखी जाती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा 12 हाउसेस के बारे में एक छोटा डिस्क्रिप्शन, छोटा एक जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन 12 हाउसेस के बारे में। वैसे इन हाउसेस के बारे में बात करना इस एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। मगर मैं अगर अलग अलग टॉपिक बनाता तो ये बहुत लेंथी हो जाए, बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं, मैं इनको समराइज नहीं कर पाता। मगर मैंने क्या करना है, मेरी कोशिश यही है कि इन जो इनमें मेन हाउसेज हैं और उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स क्या अफेक्ट डालते हैं, इसके मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्लैनेट को किस भाव में होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये लेटर ट्रांसिट का पार्ट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है कैलकुलेशन। मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि इजी शब्दों में आपको समझा सकूं, ताकि आपको समझ आए और आप उसको देख पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।